नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी स्टूडेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग मूल अधिकार की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और मूल अधिकार की सीरीज में हमने समानता का अधिकार अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आपको बताते चलूं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन किया गया है। पूरी सीरीज मुझे लग रहा है कि 5-6 पार्ट हो गए होंगे समानता के अधिकार में, ठीक ना। तो समानता के अधिकार में चाहे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये दोनों वाला पार्ट पढ़ा। अनुच्छेद 15 को पढ़ा कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 पढ़ा अवसर की समानता, 17 पढ़ा उपाधियों का छुआछूत का उन्मूलन, 18 पढ़ा उपाधियों का अंत। आज बारी है फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनुच्छेद 19 की। मैं आपको बताते चलूं कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, ठीक है ना। तो सारे मूल अधिकारों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको बताते चलूं कि आज अनुच्छेद 19 को केवल डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 19 में देखिए कई पार्ट है। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पहली जो स्वतंत्रता होगी वह आपकी फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की होगी। तो आते हैं इसी को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सवाल है कि अनुच्छेद 19(1) में कितने प्रकार की अधिकार प्रदान किए जाते हैं भारतीय नागरिकों को? तो 6 प्रकार के। कौन कौन से? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको यह बताते चलूं कि संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 19(1) में था, लेकिन खैर इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको भाग 3 से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब इसको एक विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। तो ये आपका जो है 6 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) में प्रदान किए जाते हैं देश के नागरिकों को, ठीक है ना। तो पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1). बी में है बिना हथियार उठाए शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। डी है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ई है निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता। यफ था आपका संपत्ति का अधिकार। और जी है उपजीविका, कारोबार, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक ना। तो आते हैं एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ये सब सारी चीजें, ठीक ना दोस्तों। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है भैया? वाक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वाक मतलब भाषण है, ठीक ना। कुछ कहना भाषण है। टीचर बोलता है भाषण है, ठीक ना। नेता बोलता है एक प्रकार का भाषण है, ठीक ना। आप वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, एक प्रकार का वाक है। तो ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक ना। ऐसी स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में प्रदान की गई है आपको। तो सवाल है कि अभिव्यक्ति क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। मैं बताऊं कि आप इशारों में अगर कोई चीज कह देते हैं, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। आप कहीं पे मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुराकर कोई चीज बताते हैं, एक्सप्रेशन है। कुछ लिखकर बताते हैं, एक्सप्रेशन है, ठीक ना। एडिटोरियल लिखते हैं, एक्सप्रेशन है। कविता लिखते हैं, एक्सप्रेशन है, ठीक ना। या फिर मैं कहूं कि अगर आंख के इशारों के माध्यम से किसी को कुछ बताते हैं तो एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक ना। इसके अंतर्गत कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बोलना, इशारा करना, लेख लिखना, लेटर लिखना, प्रकाशन, कार्टून बनाकर, जैसे नहीं कि ममता बनर्जी और मोदी जी का कार्टून एक ही साथ में लगा दिया जाता है, एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है ना। प्रेस, प्रदर्शन, ये सब सारी चीजें एक्सप्रेशन के एक पार्ट के अंतर्गत आती हैं। आपको मैं बताते चलूं कि वर्ष 2004 में एक केस आया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला। और नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, वास्तव में मैं बताऊं कि पहले जो है झंडा फहराने का अधिकार हर एक जगह नहीं था, लेकिन वर्ष 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का जो मामला आता है वहां पर झंडा फहराने का अधिकार दे दिया जाता है। एक्चुअली नवीन जिंदल जो थे, नवीन जिंदल एक प्राइवेट व्यक्ति थे, कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर भारत का झंडा लहराया था, ठीक ना। तो बीजेपी वाले क्या किए, जाकर जो है याचिका दायर कर दिए कि महोदय, यह जो नवीन जिंदल नाम का व्यक्ति है यह प्राइवेट व्यक्ति है और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करके यह अपनी कंपनी को बूस्ट करवाना चाहता है, ठीक ना। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी केस में, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में, कहा कि नहीं भैया, यह जो झंडा फहराया जा रहा है ना, यह अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, ठीक ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि झंडा को वहां फहराया जाना चाहिए जहां झंडे की प्रतिष्ठा या झंडे का सम्मान ना हो, ठीक है ना। सम्मान हो वहां फहराया जाना चाहिए। जहां मतलब कि अगर लगे कि नहीं यहां पर जो है झंडा का अपमान है, वहां फहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो खैर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाक क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, ठीक ना भैया।
तो एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के अधिकार का एक विशेष महत्व है, ठीक ना। जैसे चुप रहना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का एक पार्ट है, ठीक ना। आप मौन रहते हैं, यह भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, ठीक भैया। तो सवाल है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से हम राज्य रेस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। किन आधारों पर लगाता है प्रतिबंध? तो पहला, राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता अगर बाधित होती है सो लगाया जा सकता है। राज्य की अगर सुरक्षा बाधित हो सकती है, आपके बोलने से लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रवत अगर संबंध बाधित हो जाते हैं तो लगाया जा सकता है। सार्वजनिक आदेश अगर जो है कुछ प्रभावित होते हैं तो लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर अगर लोक व्यवस्था प्रभावित होती है तो लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना यदि प्रभावित हो सो लगाया जा सकता है। तो इतने आधारों पर राज्य रेस्ट्रिक्शन अपने देश के नागरिकों पर लगा सकती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक ना। आई होप समझ में आया होगा कि क्या क्या कुछ कैसी चीजें हैं। आपको यहां पे मैं बताते चलूं कि मेंस का अगर इशूज बन सकता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, तो कई सारे इशूज बन सकते हैं। पहला, फिल्म का देखिए प्रदर्शन जो होता है ना, वह अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, ठीक ना। तो सवाल है कि क्या फिल्म मानव के जो है एक सदाचार या मानव के व्यक्तित्व पर अगर बुरा प्रभाव डाले तो क्या ऐसी फिल्म को अनुमति देना राष्ट्र के लिए सही है कि नहीं सही है? तो उस फिल्म पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिल्म पर प्रतिबंध को लेकर, क्योंकि फिल्म एक समाज का आईना भी होती है और सामाजिक अव्यवस्था को भी एक प्रकार से लिए जिम्मेदार भी होती है। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम फिल्म पर प्रतिबंध को लेकर। दूसरा, राजद्रोह को लेकर। राजद्रोह मैं बताऊं कि आईपीसी की धारा 124A है, जो कहता है कि अगर सरकार के विरुद्ध अगर कोई ऐसा भाषण दिया जाए या बोला जाए जिससे एक अशांति पैदा हो जाए, हिंसा पैदा हो जाए या सुरक्षा का माहौल जो है वो बिगड़ जाए, तो ऐसे में राजद्रोह का आरोप लगा करके आरोपी को 2 साल की सजा दी जा सकती है, ठीक ना। तो ये राजद्रोह बनाम अभिव्यक्ति, तो क्या कुछ बोलना हमको संविधान राइट देता है, अभिव्यक्ति का पार्ट है, ठीक ना। लेकिन क्या राजद्रोह के माध्यम से उनको अंदर कर देना, कुछ बोलकर, कुछ जो बोला गया जो व्यक्ति बोला है, ठीक ना। तो राजद्रोह बनाम अभिव्यक्ति को लेकर हम डिस्कस करेंगे। मानहानि, अगर आप किसी पर कुछ बोल देते हैं, जैसे मीडिया कुछ बोलती है किसी को लेकर, किसी पर्सनालिटी को लेकर, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए वो न्यूज अगर फॉल्स होता है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है या उसकी मानहानि होती है। लेकिन एक प्रकार से हमको अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, तो कहीं मानहानि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को लेकर चलेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक ना, इसको लेकर चलेंगे। सूचना का अधिकार क्या है, ये सब सारी चीजें, और सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 इसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो खैर, ये सब सारी चीजें आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोरिलेट करके, ठीक ना भैया। तो आते हैं थोड़ा सा हम लोग फिल्मों पर प्रतिबंध बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि फिल्मों की आलोचना, मतभेद और असहमति का अधिकार तो सबको है, किंतु प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बताते चलूं, आप जो मतभेद आपका होता है, आप जो आलोचना करते हैं या फिर जनता की जो असहमति होती है, ऐसा नहीं कि इस आधार पे फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ना ही मैं बताऊं कि आपको सुप्रीम कोर्ट फिल्म पर प्रतिबंध लगा सकता है। हां, फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की एक संस्था है सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड जो कहेगी उसी प्रकार फिल्म का प्रदर्शन होगा, उसी की अनुमति से फिल्म का जो है प्रदर्शन किया जाता है, ठीक ना। सेंसर बोर्ड को मैं बताऊं कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय फिर इसके ऊपर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। न्यायालय में चुनौती सेंसर बोर्ड को खैर दी जा सकती है। बंद कमरे में किसी फिल्म के प्रदर्शन से जनमानस पर प्रत्यक्ष प्रभाव अगर पड़ता है तो ऐसे में मापदंडों पर अलग से विचार होना चाहिए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना भी है, ठीक ना भैया। तो सेंसर बोर्ड को आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। तो सेंसर बोर्ड बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिनेमा के संदर्भ में सेंसर का एक सरल सा अर्थ है किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व इस बात की जांच करना कि वह तय मानकों के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है ना। यदि वह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसा करने के उद्देश्य से उसके किसी दृश्य को काट छाट सकती है या पूरी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा सकती है। ऐसा सेंसर बोर्ड का काम होता है। जहां तक सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रकट करने की स्वतंत्रता का सवाल है, तो एक यह मूलतः
संविधान के अनुच्छेद 19(1) का से जुड़ता हुआ है, ठीक ना, जुड़ता हुआ प्रतीत होता है या जुड़ा हुआ है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है, किंतु मौलिक अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार युक्त प्रतिबंध भी लगाया जाता है। आपको मैं बता दिया कि किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने का क्या आधार हो सकता है, हमने यह लिखा है, ठीक ना। तो किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने का कई आधार हो सकता है, जैसे कि हिंसा को अगर बढ़ावा मिले, हिंसा का जो है महिमा मंडित किया जाए, ठीक ना, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बच्चे, महिलाएं, दिव्यांग या फिर जानवरों के साथ अगर उस फिल्म में बुरा बर्ताव किया गया है सो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ड्रग्स, एल्कोहल जैसे मादक पदार्थों के सेवन को अगर बढ़ावा मिलता है सो वह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिल्म में द्व्यर्थी अगर संवाद है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अश्लीलता को, अगर सेक्सुअलिटी को बढ़ावा दिया गया है सो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जाति, धर्म, लिंग के विरुद्ध अगर अपमानजनक कोई चित्रण किया गया है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता या न्यायपालिका की अवमानना हो जाए उस फिल्म से सो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसी का आधार बना के सेंसर बोर्ड ये कटौती छटौती करती है या फिर जो है फिल्म पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक ना भैया। तो यह आपका फिल्म पर प्रतिबंध था, ठीक ना। तो ऐसे आपका एक मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। जो हमने मेंस का क्वेश्चन जो शुरू में डिस्कस किया था उस मेंस के क्वेश्चन को आप जब लिखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आज क्या कि इसी वक्त, ठीक ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 से मैं आपको बताते चलूं कि जो एक विधि द्वारा स्थापित जो सरकार होती है उस सरकार के खिलाफ आप ऐसा कोई भाषण दे दें या ऐसा कोई आपका एक्सप्रेशन हो जाए जिससे कहीं न कहीं हिंसा भड़क जाए या राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में पड़ जाए, ठीक ना, तो ऐसे में आप पर जो है राजद्रोह का केस आरोप करके जो है आपको सजा दी जा सकती है। यह आईपीसी की धारा 124A है, ठीक ना। आपको यह बताते चलूं कि आईपीसी की धारा 124A अंग्रेजों के समय स्टेब्लिश की गई थी। ये ऐसी धारा है कि जिसका ब्रिटेन में भी प्रावधान था, अमेरिका में भी था, न्यूजीलैंड में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, लेकिन यहां पर समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यही जो ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई धारा है 1960 में बनाई गई थी, यह आज भी भारत में मौजूद है, ठीक ना। खैर, स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित राज्य के विरुद्ध घृणा, मानहानि, दुर्भावना फैलाना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 3 साल या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाता है। 3 साल भैया, 3 साल का प्रावधान या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाता है, ठीक ना। फिर दुर्भावना का अभिप्राय यहां विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध शत्रुता की भावना का प्रसार करना जिसे देशद्रोह माना जाता है, ठीक ना। देशद्रोह का यह कानून 1960 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था जो आज भी यह बना हुआ है, ठीक ना। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित इस कानून को सरकार के द्वारा कभी भी दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, कभी कभी इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार का कानून अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी था, लेकिन अब यहां पर समाप्त किया जा चुका है। तो सवाल है कि क्या भारत में इसकी क्या मजबूरी है कि बने रहने दिया जाए, ठीक ना। खैर, इस कानून से यह प्रतीत होता है कि सरकार की आलोचना का अभिप्राय देशद्रोह है, जबकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। भैया, डेमोक्रेसी का अर्थ यही है कि अगर जब तक आप आलोचना नहीं करेंगे सरकार के गलत कामों की, तब तक आप बेहतर डेमोक्रेसी के जो है पक्ष में नहीं होंगे, ठीक ना। बेहतर डेमोक्रेसी तभी हासिल हो सकती है जब आप सरकार के जो है नकारात्मक कार्यों या फिर जो है जो विकासवादी कार्य हैं जो नहीं कर पा रही है सरकार, उसकी आलोचना ना करें। अगर सरकार इस जो है आईपीसी का प्रयोग करके आप पर देशद्रोह चलाती है तो कहीं न कहीं उसका बार बार दुरुपयोग हो जाएगा, ठीक है ना। खैर, संविधान में अनुच्छेद 13 में उल्लेखित है कि संविधान निर्माण से पूर्व जो भी विधि निर्मित है वह मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो उस विधि की तुलना में मूल अधिकार को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। आपको मैं बताते चलूं कि अनुच्छेद 13 जब हम आपको पढ़ाए थे उसमें हमने बताया था कि भैया संविधान के निर्माण से पूर्व जो भी विधियां हैं वह मूल अधिकारों के संगत होनी चाहिए। अगर मूल अधिकारों के संगत नहीं है तो उसको जो है समाप्त घोषित कर दिया जाएगा, या उस पर हमने बताया कि किस तरह पृथककरण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा। तो खैर, यह आप पिछला वीडियो भाग 1 मूल अधिकार का देखेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 122 में यह उल्लेखित है कि सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या फिर इस युद्ध में सहायता करना दंडनीय अपराध होगा। तो सवाल है कि जब अलग से धारा है तो क्या जरूरत है धारा 124A की, ठीक ना।
तो एक प्रकार से विसंगतिपूर्ण यह प्रतीत होती है। विचारकों का मानना है कि सरकार के विरुद्ध केवल नारेबाजी देशद्रोह नहीं माना जाता। हाँ, यदि व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के द्वारा हिंसा की जाए या हिंसा को बढ़ावा दिया जाए तो इसे देशद्रोह मानना उचित होगा। लेकिन यदि हम अराजकपूर्ण मामलों या मुद्दों पर गहराई से विचार करें तो एक दूसरी तस्वीर भी हमको नजर आती है। क्या तस्वीर नजर आती है? तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें कई अलगाववादी संगठन, नक्सलवाद, उग्रवाद तथा शत्रु देश के लिए एक भेदी के रूप में भी कार्य करते हैं, जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में इन अराजक तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए धारा 124(a) का रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो एक तर्क हमने दिया कि भाई धारा 124 कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, उसके विपरीत या सरकार के द्वारा इसका कभी कभी अवैध, कभी कभी इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए ठीक नहीं है। फिर हमने बताया कि नहीं भैया, भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां पर कभी कभी नक्सलवाद, उग्रवाद या शत्रु देश जैसे माहौल दिखाई पड़ते हैं अलगाववादी संगठनों के द्वारा। सो ऐसे में अगर ये धारा नहीं रहेगी तो थोड़ा सा राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा रहेगा, ठीक है ना। खैर, हाल ही में इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली गिरफ्तारियों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना भैया। खैर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि, ये क्या है? आईपीसी की धारा 499 में जानबूझकर मानहानि को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है ना। अगर आप जानबूझकर किसी का मानहानि करते हैं तो वो दंडनीय अपराध कहा गया है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा, आर्थिक दंड अथवा दोनों दिया जा सकता है। हालांकि इसके विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि भैया ये जो सजा है ना 2 साल की, इसको ना दे के बल्कि आर्थिक दंड केवल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो मानहानि है, देखिए किसी व्यक्ति को हमारा संविधान प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल जब आप 21 पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अगर किसी की मानहानि प्रभावित होती है, ठीक ना, किसी का व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर प्रभावित होता है किसी के बोलने से, तो कहीं ना कहीं उसके समाज में उसकी प्रतिष्ठा डाउन होगी, जो आर्टिकल 21 के मतलब मूल अधिकार के खिलाफ होगा। तो ये ठीक नहीं है, तो याचिका को खारिज कर दिया गया। खैर, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया क्योंकि जीवन जीने के अधिकार में प्रतिष्ठा का अधिकार भी सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के मध्य एक सामंजस्य स्थापित कहा कि किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अतः प्रतिष्ठा का अधिकार एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, पर दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो खैर, तो आज प्रेस की स्वतंत्रता, ये क्या है सुनना जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रिंटर्स मैसूर केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में प्रेस को मानहानि के नियमों से छूट नहीं होगी, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ का एक मामला आया था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद और हड़ताल आयोजित करने का स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाएगी। मतलब हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, आपको जो है एक प्रकार से धरना देने की स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है ना। संविधान में भी आपातकाल, आक्रमण, युद्ध की स्थिति में उपरोक्त अधिकारों को निलंबित किए जाने का प्रावधान करती है। संविधान के निर्माताओं ने भी राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्ति के अधिकारों के मध्य एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाता है, ठीक है भैया। भारतीय संविधान में कहीं पर भी अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से कोई विशेषाधिकार प्राप्त न होने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मापदंड है जो एक सामान्य नागरिक के लिए है, ठीक है ना। प्रेस को कर के प्रावधानों से छूट नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र की सामान्य विधि भी प्रेस के ऊपर लागू होती है। न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्रेस को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। कौन से अधिकार? प्रेस पर एक ऐसा कोई कानून नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करे। प्रेस पर अलग से कोई कर या दायित्व नहीं थोपा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सूचना का अधिकार क्या है? इंडियन एक्सप्रेस वाद में न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को यह अधिकार है कि वह सरकारी या सरकार से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण होगा, सूचना का अधिकार।
हालांकि सूचना के अधिकार को सुरक्षा और लोकहित के बंधनों के अधीन किया जा सकता है। लोकतांत्रिक मांगों को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को विधेयक को पास किया और इसके तहत लोगों को सूचना प्रदान किया जाना अब आवश्यक हो गया है। ठीक ना भैया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार तकनीकी, ये 2000 जो आया था केस, ठीक ना। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का मामला आया था, इसमें जो है धारा 66 जो थी इसको असंवैधानिक बताया। खैर अभी भी ये चल रही है। वर्तमान में सूचना के अधिकार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि दूसरी ओर साइबर अपराध, भीड़ हत्या इत्यादि नकारात्मक घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से? अगर आक्रामक आदेश संदेश हो कोई, तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी झूठी सूचना जो अपराध, खतरा, अपमान या फिर आपराधिक प्रताड़ना या घृणा इत्यादि के उद्देश्य से संप्रेषित हो। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल जो धोखा, दुविधा या गुमराह से संबंधित हो। ऐसा अपराध जिसके लिए 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है, ठीक ना, ऐसे अपराध के लिए। फिर हमने यह तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को डिस्कस किया। फिर आज ये शांति एवं बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 19(1)(b) में है, ठीक ना। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत के किसी भी भूमि के किसी भी भाग में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। हालांकि वह हथियार ना लिया हो, बिना हथियार के हो। इसके सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार है, किंतु हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक ना भैया। तो ये आपका आर्टिकल 19(1)(b) है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(c) में इस प्रकार इस अधिकार के बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो जाएगी। इसके लिए दलों, मजदूरों, संगठनों के द्वारा दबाव समूह का निर्माण किया जाता है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति का निर्माण भी एक समुदाय निर्माण की इस स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता, आपको मैं बताते चलूं कि एक राज्य के भीतर, एक देश के भीतर जो है संचरण किया जाता है, एक देश के बाहर संचरण किया जाता है, यात्रा की जाती है। तो जब आप देश के भीतर संचरण करते हैं तो आर्टिकल 19(1)(d) का पार्ट होगा, ठीक है ना। जब आप राज्य के भीतर, राज्य के बाहर, जैसे ब्रिटेन आपका जाना हुआ या अंदर कहीं, तो आप जो है आर्टिकल 21 का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, 21। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो मामला आया था उसमें विदेश यात्रा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया गया, ये आपका 21 है। निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(f) है। क्या है भैया? ई है, किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की आजादी होती है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) में है। इसमें कुल मूल रूप से संपत्ति के अर्जन या व्यय का अधिकार प्राप्त था। इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 300 का में अब इसको डाल दिया गया है, एक विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है, ठीक भैया। ये वृत्ति क्या होती है? उपजीविका, व्यापार, ठीक ना, इसकी जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है आपका अनुच्छेद 19(1)(g) के माध्यम से। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। वृत्ति मतलब कि वृत्ति का अभिप्राय आजीविका के संचालन से है, वह कार्य करना जिसमें विशेषज्ञता किसी को हासिल हो, ऐसा वृत्ति प्रोफेशन कहलाता है। कारोबार, बिजनेस क्या है? लाभ के लिए किया जाता है। व्यापार क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का नाम है व्यापार, ठीक ना। उपजीविका, उपजीविका एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कार्य शामिल होते हैं। भारत में वृत्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता है, परंतु नशीली दवाओं को या पदार्थों को बेचने की अनुमति नहीं है। वेश्यावृत्ति भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सामाजिक पर्यावरण पर भी यह बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए यह एक अवैधानिक चीज है, ठीक है ना। बिहार राज्य ने शराबबंदी पर डीपीएसपी के तहत जो प्रतिबंध लगाया है, इसके आधार पर ही लगाया है, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना, कि यह कारोबार के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा कोई विरोध नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।